हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? गुफाओं की कला। ठीक है, गुफाओं की कला जो है, इसमें ओनली 8 जो गुफाएं होती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन गुफाओं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम से कम 10-15 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। हर एग्ज़ाम, आप पिछला पेपर उठा के देखिए, उसमें देखिए गुफाओं से 10 to 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बल्कि ज़्यादा तक आ जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है गुफाओं की कला पढ़ेंगे। और जो 8 जो गुफाएं हैं, जैसे कि जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सिगरिया, सितनबाशल और कौन सी, एलोरा और एलिफेंटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी गुफा के बारे में पढ़ेंगे? जोगीमारा गुफा। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए जोगीमारा गुफा। ठीक है, देखिए जोगीमारा की गुफाएं सरगुजा रियासत, ये रियासत याद रखना कि कौन सी रियासत में है जोगीमारा की गुफाएं। सरगुजा रियासत और मध्य प्रदेश एमपी में पहले थी, लेकिन यही जो है अब छत्तीसगढ़ में राज्य में आती है। ठीक है, तो ये जोगीमारा गुफाएं अब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है और सरगुजा रियासत में एक अमरनाथ नामक एक स्थान है, उसमें वहाँ स्थित है जोगीमारा की गुफाएं। ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण का जो प्रारंभ हुआ था जोगीमारा गुफा से हुआ था। ठीक है, जोगीमारा की गुफाएं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? नर्मदा नदी याद रखना कि नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए जोगीमारा की जो जोगीमारा गुफा के निकट सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा नाम की गुफा है। यही इस गुफा को प्रेक्षागृह कहते हैं। ठीक है, प्रेक्षागृह का मतलब होता है नाट्यशाला। ठीक है, और यह जो नाट्यशाला थी यानी प्रेक्षागृह कौन सी वाली? सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा, ये एशिया की प्रथम नाट्यशाला थी। इस नाट्यशाला में भवभूतिकृत क्या चीज़? उत्तर रामचरित। जो भवभूति थे उन्होंने उत्तर रामचरित लिखा था, तो उसका नाटक मंचन होता था इस नाट्यशाला में। जोगीमारा की गुफाएं मौर्य काल की मानी जाती हैं और इन पर सांची और भरहुत का प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, जोगीमारा गुफा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? 10 फीट लंबाई है इसकी, 6 फीट चौड़ाई और 6 फीट ऊंचाई। ठीक है, फीट में। ठीक है, तो 10 × 6 × 6 मतलब लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, ये अच्छे से याद रखना। भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत जो है वो जोगीमारा गुफा से होती है। किस चीज़ की भित्ति चित्रण की शुरुआत? भारत की पहली खोजी गई गुफा जो थी वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से, यानी कि ये जो जोगीमारा की गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा में खनिज रंगों का यूज हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामगढ़ की पहाड़ियों पर राम ने वनवास के कुछ समय व्यतीत किए थे। रामगढ़ की पहाड़ियों पर आज भी प्रमुख स्थल देखे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान मानते थे कि रामगढ़ की पहाड़ियों पर राम ने
क्या किया था, वनवास के समय कुछ समय व्यतीत किया था इन पहाड़ियों पर, ठीक है। और कुछ और भी स्थल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि लक्ष्मण गुफा कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ियों में है। कबीर चौरा है, पंचपुरी गुफा है, और वशिष्ठ गुफा है, रावण द्वार है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कि तो रामगढ़ की पहाड़ियों पर जो है एक तो जोगीमारा गुफा तो है ही, साथ में लक्ष्मण गुफा भी है, कबीर चौरा, पंचपुरी गुफा, वशिष्ठ गुफा और रावण द्वार, ये सभी कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ियों पर। जोगीमारा गुफा में सम्मुख चेहरे लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी का अंकन हुआ है, लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी, ठीक है। सम्मुख चेहरों का अंकन कौन सी गुफा में हुआ है, जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा की गुफा प्रकृति निर्मित गुफा है। कैसी है जोगीमारा गुफा, नेचुरल गुफा। यही गुफा केवल है जो कि नेचुरल गुफा है। इसके अलावा और जो है अजंता, बाग बादामी जो भी गुफाएं हैं वो सातों गुफाएं कैसी हैं, मैन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल, मतलब पत्थर से वो काट के बनाई गई हैं, और ये नेचुरल गुफा है, ठीक है, प्रकृति निर्मित जोगीमारा गुफा। अब जोगीमारा गुफा को प्राचीन काल में हम क्या बोलते थे, प्राचीन काल में इस गुफा को बोंगरा या बांग्ला कहते थे, ठीक है, बोंगरा या बांग्ला, ठीक है। और इसमें ये याद रखना, इसमें नीले रंग का यूज नहीं हुआ है जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा की गुफाएं जो हैं प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था, ठीक है। कौन से देवता का, वरुण देवता का मंदिर था ये। देखिए और चीज़ इसके बारे में कि देखिए जोगीमारा की गुफाएं 10वीं सदी में इसको हम डंडोर के नाम से जानते थे, कहा जाता था 10वीं सदी में डंडोर, और रामायण काल में जोगीमारा को झारखंड कहा जाता था, झारखंड के नाम से ये जानी जाती थी रामायण काल में। और डॉक्टर ब्लॉक जो थे उन्होंने जोगीमारा का समय 3री सदी ईसा पूर्व का मानते हैं, बताया था 3री सदी ईसा पूर्व, ठीक है। और विंसेंट स्मिथ, ये याद रखना ये सभी कि डॉक्टर ब्लॉक ने बताया समय, याद रखना कितना, 3री सदी ईसा पूर्व। विंसेंट स्मिथ ने 1म सदी ईसा पूर्व के पहले का मानते हैं विंसेंट स्मिथ। और जॉन मार्शल जो है वो इन गुफाओं के चित्रों का समय मानते हैं 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व कौन मानते हैं, जॉन मार्शल। जोगीमारा गुफा के विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि किसमें, इसके विषय को लेकर भी, ठीक है। डॉक्टर ब्लॉक जो है ये कहते हैं कि जोगीमारा के जो चित्र बने हैं उन पे यूनानी प्रभाव मानते हैं, ठीक है, डॉक्टर ब्लॉक। और डॉक्टर हीरालाल बौद्ध धर्म का प्रभाव कौन मानता है, हीरालाल। और असित कुमार हल्दर इन पर रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों का प्रभाव मानते हैं। और राय कृष्ण दास जो हैं वो जैन धर्म का, ये याद रखना, राय कृष्ण दास ने किसका प्रभाव माना, जैन धर्म का। असित कुमार हल्दर ने रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देवदासियों का प्रभाव माना, ठीक है। हीरालाल ने बौद्ध धर्म का और डॉक्टर ब्लॉक ने यूनानी प्रभाव माना, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, अब देखिए प्रतिलिपियाँ। देखिए सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा का अध्ययन किया। तो देखिए असित कुमार हल्दर, एक मिनट,
देखिए सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने क्या किया था, अध्ययन किसने किया, जोगी मारा का अध्ययन किया था असित कुमार हल्दर, क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने, और अपना विवरण 7 खंडों में प्रस्तुत किया था, 7 खंडों में। ठीक है, इन्होंने ये जो प्रतिलिपियाँ इन्होंने जो बनाई थी वो भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में है। कहाँ पे है इनकी प्रतिलिपियाँ? भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में। और इन्होंने जो अध्ययन किया था जोगी मारा का 7 खंडों में इसको प्रस्तुत किया था। तो ये खंड है, देखिए प्रथम खंड में जो है ये बताया कि इसमें कमल युक्त सरोवर, ठीक है, कमल युक्त सरोवर बने हैं। द्वितीय खंड में व्यक्तियों का वार्तालाप, ठीक है, और तीसरे खंड में लाल रंग के लिली पुष्प, ठीक है, लाल रंग के लिली पुष्प के ऊपर नृत्य करता प्रेमी युगल, ठीक। और चतुर्थ खंड में अनुपात रहित मनुष्य जिसके ऊपर चोंच है। ये भी बहुत बार ये पूछा गया है कि ये कौन से खंड में है, चतुर्थ खंड में है कि मनुष्य जिसके ऊपर चोंच बनी है, ठीक है। पंचम खंड में एक नृत्यांगना जो गायक और नर्तकों के झुंड में बैठी दिखाई गई है, ठीक है। एक नृत्यांगना है जो गायक और नर्तकों के झुंड में बैठी दिखाई गई है। अब छठा खंड में क्या दिखाया गया है, प्राचीन ढंग के रथ और चैत्य, ये याद रखना, चैत्य के बारे में छठे खंड में लिखी हुई ये बात, ठीक है, चैत्य छठे खंड में। और प्राचीन ढंग के रथ आते हैं, और 7वें खंड में आते हैं यूनानी रथ के समान क्या चीज़, भवन आते हैं इसमें। यहाँ पे रथ है छठे खंड में, प्राचीन ढंग के रथ, और चैत्य 7वें खंड में यूनानी रथ जैसे भवनों का अंकन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि जोगीमारा गुफा के चित्र जो कहाँ बने हैं, छत पर, ठीक है, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर और लाल रंग से चित्र बने हैं। एक तो छत पर बने हैं, पृष्ठभूमि कैसी है, सफ़ेद है, उस पर लाल रंग से चित्र बने हैं, और जो चित्र का जो बाह्य रेखांकन उसका है वो ब्लैक कलर से है, काले रंग से किया गया है बाह्य रेखांकन और चित्र का, ठीक है। और बॉर्डर जो बनाया गया है, बॉर्डर हाशिया, वो पीले रंग से बनाई गई है, ये याद रखना, ठीक है। सुतनुका और देवदीन के प्रसंग का चित्रण किस गुफा में मिलेगा, जोगीमारा गुफा में, ठीक है। और जोगीमारा गुफा में आँखें कैसी बनाई गई है, सफ़ेद रंग की, बाल काले रंग से, ठीक है। आँखें याद रखना, सफ़ेद रंग की आँखें बनाई गई हैं जोगीमारा गुफा में, बाल काले रंग से, ओके। अब देखिए कुछ विद्वानों ने 7वें दृश्य को 2 खंडों में विभाजित किया है। ये बात याद रखना कि जो 7वां दृश्य था उसको 2 खंडों में विभाजित किया है और 8 चित्र बताए हैं। कितने बताए हैं? 8, ठीक है। ये प्रमुख प्राप्त चित्र, ये जो खंड थे ना 7, तो इन 7 खंडों के ये जो चित्र थे ये है। तो कुछ विद्वानों ने जो 7वां खंड था ये इसको 2 भागों में 2 खंड में इसको डिवाइड किया, तो इसलिए 8 चित्र हो गए, ठीक। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में, ये तो जोगीमारा गुफा का यहाँ तक हो चुका है। अब पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो अजंता गुफा है वो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। भगवान बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो हैं, उन्हीं के बारे में ही सब कुछ उसमें चित्रित किया गया है, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के? गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कहाँ पड़ता है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किस वंश में इनका हुआ था? शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
पिता का नाम शुद्धोदन था, माँ का नाम इनका महामाया था। ठीक है। पालन पोषण इनका किसने किया था? महाप्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी कौन? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। और विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था। अच्छा, यशोधरा से इनका विवाह हुआ था, ये थे 16 वर्ष के। फिर इनका एक बेटा हुआ राहुल। ठीक है। और गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। ठीक है। आलार कलाम इनके गुरु थे। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन चले गए थे। तो कब गए थे? गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए 7 वर्ष बाद बैसाख पूर्णिमा की रात, क्या पूर्णिमा थी? बैसाख पूर्णिमा। 7 साल के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी का नाम याद रखना, निरंजना नदी फागुन या पुनपुन, ठीक है, के किनारे बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, बोध गया, ठीक, के उर्वेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। वो बैसाख पूर्णिमा की रात थी बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। तभी पीपल वृक्ष को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है। इसी और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर बना है भारत का, जो है किससे संबंधित? बुद्ध से, महाबोधि मंदिर। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। वाराणसी के समीप सारनाथ को पहले ऋषिपत्तनम भी कहते थे। सारनाथ ऋषिपत्तनम के मृगदाब नामक स्थान पर। ठीक है। 5 ब्राह्मणों को दिया था ओनली। ठीक है। अब बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, ये बुद्ध को। गौतम बुद्ध को का जो उपदेश था, क्या था इनका उपदेश? चरत भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, ये था। तो इनका उपदेश था चरत भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है। अब देखिए, अब महात्मा बुद्ध की घटनाओं का क्रम के बारे में देखते हैं। महाविनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? ये महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। संबोधि, ये ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। ठीक है। और ये देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन, ये प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और महापरिनिर्वाण मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीकों से रिलेट किया गया है। देखिए उनके क्या प्रतीकों को माना गया है। देखिए उनके जन्म का प्रतीक किसको माना गया है? जन्म का प्रतीक कमल और सांड को। ठीक है। और गृह त्याग, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है। इसमें घोड़े को प्रतीक माना गया है, घोड़ा है प्रतीक। ठीक है। निर्वाण, ये पद चिन्ह। ठीक। ज्ञान प्राप्ति, जिसे संबोधि कहा। ठीक है। ये पीपल वृक्ष, इसका प्रतीक क्या है ज्ञान प्राप्ति का? या संबोधि करके आ जाए तो आप जान लें कि ये ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं। तो इसका जो प्रतीक है पीपल वृक्ष है। और देखिए प्रथम उपदेश, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। और इसका जो प्रतीक क्या है? चक्र। ठीक है। और क्या है? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक क्या हुआ? स्तूप। ठीक है।
मृत्यु को शो करता है, ये महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं। तो ये स्तूप जो है इसका प्रतीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, अब एक सेकेंड से में दिखेगा, देखिए देखिए बौद्ध संगीतियाँ हैं। पहले तो घटनाओं का क्रम का मतलब होता है कि जो घटनाएं, सबसे पहले गृह त्याग मतलब महाविनिष्क्रमण, फिर ज्ञान प्राप्ति संबोधि, फिर धर्म चक्र परिवर्तन, जब ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या प्रथम उपदेश दिया उन्होंने, फिर महापरिनिर्वाण ये था, ठीक है। अब बौद्ध संगीतियाँ देखिए, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। तो जो 4 बौद्ध संगीतियों में प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। दूसरी वाली 383 ईसा पूर्व, और तृतीय जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो 251 ईसा पूर्व में, और चौथी जो थी वो प्रथम सदी ईस्वी में। तो इसमें देखिए जो 3 बौद्ध संगीतियाँ थीं वो ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व और 251 ईसा पूर्व, और जो चौथी वाली थी वो पहली सदी में हुई थी, ठीक है, पहली सदी ईस्वी में, ओके। अब देखिए जो प्रथम संगीति हुई थी उसमें शासक कौन शासक थे, अजात शत्रु, ठीक है, सॉरी, अच्छा अजातशत्रु थे, अजातशत्रु, और अध्यक्ष महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप थे, और स्थान क्या था, राजगृह या सप्तपर्णी गुफा, ठीक है, राजगृह या सप्तपर्णी गुफा। द्वितीय संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, शासक कालाशोक के समय हुई थी दूसरी, और अध्यक्ष साबिक मीर थे, ठीक है। दूसरी संगीति के जो अध्यक्ष थे साबक मीर कालाशोक के समय, और वैशाली में हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी, वैशाली में। अच्छा तीसरी संगीति, एक मिनट देखिए यहीं पे, तीसरी संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी, शासक अशोक थे, और अध्यक्ष कौन थे, इस तीसरी वाली संगीति का मतलब होता है सभा हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मोगली पुत्रतिश अध्यक्ष बने थे अशोक के समय, और पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी, और जो चौथी संगीति हुई थी प्रथम सदी ईस्वी में कनिष्क जो थे शासक थे, और वसुमित्र कौन थे, अध्यक्ष, और ये चौथी कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, ओके, कुंडलवन कश्मीर में। ये अच्छे से लर्न कर लेना पूरा, ये बौद्ध संगीति 4 थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें बौद्ध धर्म जो था वो 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है। और हीनयान का मतलब, जो हीनयान संप्रदाय था इसमें क्या था, देखिए हीनयान संप्रदाय में मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे हैं, और मूर्ति पूजा के स्थान पर ये प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी, ठीक है, हीनयान संप्रदाय में। अच्छा, और महायान जो संप्रदाय था उसमें मूर्ति निर्माण और मूर्ति पूजा दोनों ही, ठीक है, मूर्ति का निर्माण भी करवाते थे जो महायान संप्रदाय के लोग मानने वाले हैं, और मूर्ति पूजा भी होती है, बुद्ध की मूर्ति वगैरह बना के उनकी पूजा भी करते हैं इसमें। अच्छा, महायान में भी क्या होता है, चित्र वगैरह, जैसे भित्ति चित्र वगैरह जो अजंता गुफा में है, तो वो महायान के लोग, संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने किया है, ठीक है, उन्हीं के उसमें। अब देखिए लाइट ऑफ एशिया
नामक ये पुस्तक जो है लाइट ऑफ एशिया, ये भी पुस्तक है, बुद्ध पर आधारित है। इसे किसने लिखा था? एडविन अर्नाल्ड ने। किसने लिखा है? एडविन अर्नाल्ड ने लिखी है लाइट ऑफ एशिया पुस्तक। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने अपनी पुस्तक लामा तारानाथ ने भी एक पुस्तक लिखी। ये तिब्बती इतिहासकार थे। पुस्तक का नाम है बौद्ध धर्म का इतिहास। बौद्ध धर्म का इतिहास। इस पुस्तक में इन्होंने बौद्ध चित्रकला को 3 शैलियों में बांटा। पहली शैली क्या थी? देव शैली, दूसरी नाग शैली, तीसरी है यक्ष शैली। ठीक है, तो देव शैली जो थी वो मध्य देशीय शैली थी। कैसी शैली थी? मध्य देशीय। एक मिनट ऐसे। तीसरी वो है मध्य देशीय शैली, और ये मगध इसका जो है मगध जो इसका प्रमुख केंद्र, ये याद रखना है, मगध इसका प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जो मध्य देशीय शैली कौन सी हुई? देव शैली। मगध इसका प्रमुख केंद्र है। और जो आचार्य बिंबिसार को देव शैली का संस्थापक आचार्य माना जाता है। किसको? बिंबिसार को। आचार्य बिंबिसार को देव शैली का संस्थापक कौन थे? आचार्य बिंबिसार। अब आता है नाग शैली। अब देखिए, ये जो थी पूर्वी भारतीय शैली थी। ये याद रखना, पूर्वी भारतीय शैली कौन सी? नाग शैली। और प्रमुख केंद्र कौन सा है? बंगाल। ठीक है, बंगाल इसका प्रमुख केंद्र है। और धीमान और वित्तपाल के जो पुत्र, वित्तपाल जो थे वो धीमान के ही बेटे थे। तो धीमान और वित्तपाल जो थे वो नाग शैली के संस्थापक थे। ठीक है, धीमान और वित्तपाल। अच्छा, तो ये नाग शैली ये पूर्वी भारतीय शैली थी। और अब क्या आता है? यक्ष शैली। ये पश्चिमी भारतीय शैली है, पश्चिमी भारतीय शैली। और इसका मुख्य केंद्र क्या था? मारवाड़। ठीक है, श्रृंगधर जो थे नामक कलाकार था, वो यक्ष शैली का संस्थापक था। तो यक्ष शैली के संस्थापक श्रृंगधर थे। अजंता की गुफाएं जो हैं वो देव शैली से संबंधित मानी गई हैं। तो देव शैली से संबंधित जो कौन सा है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो किस शैली में? देव शैली में। अब जैसे कि जो पाल शैली आप पढ़ेंगे आगे, तो पाल शैली किससे? वो नाग शैली से रिलेटेड है, क्योंकि पाल शैली में ही धीमान और वित्तपाल ये चित्रकार थे। ठीक है, और पाल शैली का उन्होंने ही स्थापना भी की थी। पाल शैली की बात हो रही है। ठीक है, और नाग शैली में ही बनाए थे। और यक्ष शैली वो अपना पश्चिमी भारतीय शैली, मतलब जैन शैली। ठीक है, उसमें आता है यक्ष शैली। अब देखिए, तो अजंता की गुफाएं देव शैली से संबंधित हैं। और अजंता गुफा चित्रों का मुख्य जो विषय क्या था? वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, बौद्ध धर्म के अलावा नहीं कोई भी चित्र नहीं मिलेगा, बुद्ध से ही संबंधित सारे चित्र मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म मुख्य विषय था अजंता गुफा चित्रों का। अजंता की गुफाएं जो है के बारे में अब पढ़ेंगे और अच्छे से देखिए। अजंता की गुफाएं डिटेल में देखिए कि अजंता की जो गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। ये औरंगाबाद ज़िले महाराष्ट्र में है। बघोरा नदी के तट पर है और सतपुड़ा की पहाड़ी को काट कर बनाई गई है। बस ये चीज़ें याद रखना है कि ये कहाँ है? औरंगाबाद ज़िले में है, बघोरा नदी के तट पर है। और कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा की पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। क्या? अजंता की गुफा है। अजंता गुफा को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने देखा था? 7वीं सदी में
ह्वेनसांग ने देखा था। ठीक है, 7वीं सदी में ह्वेनसांग ने सबसे पहले देखा था किसको? अजंता गुफा को। अजंता गुफा की जो खोज है वो जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 को की थी। जॉन स्मिथ ने की थी 28 अप्रैल 1819 को। तो अब अजंता गुफा की खोज जो है 19वीं सदी में, अब सदी पूछ रहा है ना तो 19वीं सदी बोलेंगे ना, 1819 है, इसकी खोज जॉन स्मिथ ने करी थी। ठीक है, अब देखिए अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन क्या था? जलगांव। ठीक है, जलगांव। ठीक, चलिए अब देखिए इधर क्या है, देखो जलगांव, एक मिनट थोड़ा और पढ़ा कर लें। जलगांव से अजंता की दूरी जो है वो जलगांव से अजंता की दूरी, जलगांव क्या था? एक रेलवे स्टेशन है ना, तो अजंता गुफा तक पहुंचने के लिए जलगांव से जाएंगे ट्रेन पकड़ के ना, तो दूरी कितनी है अजंता की? वो है 59 किलोमीटर। ठीक है, और औरंगाबाद से अगर देखा जाए, औरंगाबाद ज़िले में है वो औरंगाबाद से अजंता की दूरी 102 किलोमीटर है। अजंता और एलोरा के बीच की दूरी वो 100 किलोमीटर है, यानी कि मील में तो 62 मील है। तो एलोरा भी कहाँ है? वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है एलोरा भी, इसीलिए उनके बीच की दूरी को बताया गया है 100 किलोमीटर। अच्छा, अब अजंता में कुल गुफाएं तो कितना हुआ? 30 गुफाएं। वैसे 29 थी गुफाएं, ठीक है, लेकिन 14 और 15 के बीच एक गुफा का पता चला, उसका नाम 15A रख दिया गया। तो टोटल मिला के हो गई हैं 30 गुफाएं। तो कुल शब्द आ जाए ना, कुल कितनी गुफा? तो 30 पे आंसर देना है। वैसे तो 29 गुफाएं हैं। अच्छा, अजिष्ठा ग्राम के नाम पर अजंता गुफा का जो अजंता नाम पड़ा, अजंता गुफा का नाम जो अजंता पड़ा था, ये माना जाता है ना एक अजिष्ठा गांव में है ये गुफा, उसके नाम पर। और अजंता गुफा के भित्ति चित्रों के पहले, जो अजंता गुफा में जो भित्ति चित्र बने थे उससे पहले जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था। ठीक है, उससे पहले कहाँ, किस गुफा में? जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था। अब अजंता की गुफाएं जो हैं वो घोड़े के नाल के आकार में हैं। गुफाएं कैसी बनी है? घोड़े के नाल के आकार में। सतपुड़ा की पहाड़ी अर्धचंद्राकार आकार में है। सतपुड़ा की पहाड़ी कैसी है? अर्धचंद्राकार शेप में। अब अजंता की गुफाएं जो है हर श्रृंगार के वृक्षों से आच्छादित हैं। जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे ढकी हुई है? हर श्रृंगार के वृक्षों से। ठीक है, अच्छा, अब अजंता की गुफाएं द्वितीय सदी ईसवी से लेकर 7वीं सदी ईसवी के मध्य बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, इसका टाइम कि कब से कब तक बन के तैयार हुई थी? 2री सदी ईसा पूर्व, याद रखना, 2री सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईसवी के मध्य। तो अजंता की गुफाएं जो है लगभग ये लिखा वो 850 वर्ष, ये नहीं होगा 850, ठीक है, 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। ये जो 1100 वर्ष दिया ना, अगर ये पूछा जाए अजंता और एलोरा दोनों को मिला के तो 1100 वर्ष होगा। ठीक है, अच्छा,
इसमें 850 वर्षों का समय में बनके तैयार हुई थी अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाओं की जो गणना जो की जाती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये 600 गज में फैली है अजंता की गुफाएं। बिल्कुल सही है, अजंता गुफाएं 600 गज में फैली है। अजंता की गुफा में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का अंकन हुआ है। ठीक, अजंता गुफा चित्रों के जो चित्रकार कौन थे, वो थे बौद्ध भिक्षु। इन्होंने ही भित्ति चित्र बनाए थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षु। अजंता गुफा के में वर्तमान समय में 6 गुफाएं मिली जिसमें चित्र मिले हैं। ओनली 6 गुफाएं हैं जिसमें चित्र वर्तमान समय में चित्र प्राप्त हुए हैं। वो 6 गुफाएं कौन सी हैं? 9, 10, 16, 17 और 1, 2। क्योंकि 9, 10 सबसे प्राचीन गुफाएं कही जाएंगी अजंता गुफा की, और 1, 2 सबसे नवीनतम। ठीक है। और अगर देखा जाए कि जो सबसे प्राचीनतम 9, 10 में से इन दोनों में से सबसे प्राचीनतम कौन सी हुई, तो वो 10वीं गुफा। और इनमें से सबसे नवीनतम कौन सा हुआ, तो पहली गुफा सबसे नवीनतम हुई। ठीक है। अच्छा, हाँ देखिए यहाँ लिखा भी है, देखिए अजंता में सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा। और अजंता की सबसे प्राचीन गुफा पूछी जाए तो 13वीं गुफा है। याद रखना, अगर सबसे प्राचीन गुफा तो 13वीं गुफा है। और लेकिन ये जो 13वीं गुफा प्राचीन तो है पर ये चित्रित नहीं है। ठीक है। और सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी हुई, तो 10वीं। और अजंता में सबसे बड़ा और अलंकृत प्रवेश द्वार जो है कहाँ मिलेगा, किस गुफा में? सबसे बड़ा और अलंकृत प्रवेश द्वार 10वीं गुफा में। ठीक है। और अजंता में जो हीनयान गुफाएं हैं, कितनी? 6 हीनयान गुफाएं हैं। ठीक है। और शेष जो गुफाएं हैं वो महायान धर्म से संबंधित है, मतलब महायान संप्रदाय से। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है ना, 2 संप्रदाय में डिवाइड है, हीनयान और महायान। तो अजंता गुफा में 6 जो गुफाएं हैं वो हीनयान से संबंधित हैं, 8 to 13 तक। ठीक है, 8 to 13। और जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ये हीनयान संबंधित गुफाएं, हीनयान गुफाएं हैं ये। ठीक है। और इनको छोड़ के शेष गुफाएं महायान धर्म से संबंधित है। लेकिन इसमें से जो ये 9वीं गुफा है ना, 9वीं गुफा, देखिए ये जो 9वीं गुफा है, देखिए कहाँ लिखूं, देखिए ये जो 9वीं गुफा है ये हीनयान भी है, हीनयान संप्रदाय से भी, और महायान संप्रदाय से भी संबंधित है। ठीक है। 9वीं गुफा दोनों ही संप्रदाय से, ये याद रखना। अजंता में चैत्य गुफाएं जो हैं केवल 5 हैं, और जो चैत्य गुफाएं 5 हैं। जैसे पूछा जाए कि कितनी प्रकार पूछा जाए ना, तो कितनी प्रकार की गुफाएं हैं अजंता में, तो 2 प्रकार की। ठीक है। तो कौन सी? चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। तो चैत्य गुफाएं केवल 5 हैं, और अब बची कितनी है? टोटल 30 थी कुल, तो 25 जो है वो विहार गुफाएं हुई। अब 5 गुफाएं जो है चैत्य गुफाएं कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 29। तो 29 होगी। ठीक है, 30 नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट, 29वीं गुफा। क्योंकि ऐसा है, ये जो 30वां जो नंबर, जो 30 गुफाएं तो होगी, वो 15A जो बीच में है ना, 14, 15A, तो वो गुफा जो है चैत्य गुफा नहीं है। चैत्य गुफा जो है वो 29वीं नंबर की है। ठीक है, 29 में जो लास्ट गुफा है 29, वो चैत्य गुफा है। और शेष सभी कैसी हो गई? बिहार गुफाएं, यानी कि टोटल 25 गुफाएं बिहार गुफाएं हो गई। 5 हो गई चैत्य और 25 हो गई बिहार गुफाएं। और सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि सबसे बड़ी चैत्य गुफा
29वीं कह रहा है, यानी कि यहाँ तो देखिए इसने 30 लिख दिया था, जबकि नहीं, गलत है। और सबसे बड़ी चैत्य गुफा, चैत्य में आ रहा है इसका नाम, तो ये सबसे बड़ी चैत्य गुफा जो है, सबसे बड़ी पूछा जाए चैत्य का, वो है 29वीं गुफा। और सबसे बड़ी जो बिहार गुफा है वो चौथी गुफा है। 4 नंबर की जो गुफा है सबसे बड़ी विहार गुफा है। तो विहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान होता है, ठीक है। और चैत्य गुफा में क्या होता है? पाठ पूजा वगैरह, ठीक है, प्रार्थना के लिए होता है ये चैत्य गुफा। अब देखिए अजंता में सर्वाधिक चित्र अगर आपको मिलेंगे वो 17वीं गुफा में प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक चित्र, ठीक है। इसलिए 17वीं गुफा को हम चित्रशाला और राशि चक्र भी कहते हैं, ठीक। तो सर्वाधिक चित्र अजंता में जो सर्वाधिक चित्र किस गुफा में मिलेंगे? 17वीं गुफा में। इसको हम राशि चक्र और चित्रशाला भी कहते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। वाचस्पति गैरोला ने, देखिए वाचस्पति गैरोला जो थे, उन्होंने अजंता गुफा को के जो चित्र थे, अजंता गुफा के चित्रों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अलंकारिक टाइप का चित्र थे, अलंकारिक, रूप भेदिक और वर्णनात्मक। अलंकारिक जो चित्र थे उसमें किस तरह के चित्र बनाए गए थे? गंधर्व, अप्सरा, ठीक है, जानवर मतलब पशु पक्षी, फूल और लताएं, इस तरह के चित्र अलंकारिक में आते हैं, ठीक है। रूप भेदिक में आएंगे बुद्ध से जीवन से संबंधित, जैसे बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप के साथ ही बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक के विविध पहलू और बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं। और वर्णनात्मक में जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। याद रखना, वर्णन करना मतलब जातक कथाएं, कहानियाँ थी किसकी? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ, तो उनका वर्णन करना है ना, तो वर्णनात्मक ये जो आएगा किसमें? इसमें किस चीज़ का चित्रण है? जातक कथाओं का। ओके, चलिए अब अजंता गुफाओं में जो है कितनी जातक चित्रित किए गए हैं? अजंता गुफा में 547, ठीक है। अजंता गुफा में 547 जातक चित्रित किए गए हैं। जातक कथाओं जो है टोटल 547 जातक कथाएं थी 547, और उनकी भाषा पाली भाषा, ठीक है, जो लिखी गई हैं। यहाँ तो चित्रित की गई लेकिन जातक कथाएं भी लिखी हुई ना, तो पाली भाषा में। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को हम क्या कहते हैं? जातक कथा। और सन 1822 ईस्वी में विलियम एरिक्सन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में अजंता का विवरण दिया था। किसने? एरिक्सन, 1822 ईस्वी में इन अजंता का विवरण प्रस्तुत किया था। कहाँ पे? बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में अजंता का विवरण प्रस्तुत किया था। किसने? विलियम एरिक्सन ने 1822 में। 1822 की बात हो गई। अब 1824 में क्या हुआ? जो अलेक्जेंडर थे, जेम्स ई अलेक्जेंडर ने जनता पर अपना विवरण दिया था। और 1828 में रॉल्फ ग्रेशले ने अजंता का दौरा इन्होंने भी किया, ठीक है, इन्होंने भी अध्ययन किया जाके, रॉल्फ ग्रेशले ने, ठीक है। फिर 1843 में जो जेम्स फर्ग्यूसन थे उन्होंने भी जनता पर अध्ययन किया था। जेम्स फर्ग्यूसन ने जो अपना जो रिसर्च था ना, जो शोध किया, रिसर्च किया जे किस पे? अजंता पे, तो उन्होंने क्या किया था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया था जेम्स फर्ग्यूसन ने, ठीक है। जेम्स फर्ग्यूसन ने पहले तो ये 1843 में अजंता गए,
अजंता की गुफा में 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन, और उसका उन्होंने दौरा किया। दौरा क्या मतलब अध्ययन किया, रिसर्च की। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन या ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में पढ़कर सुनाया। और जनरल सर जे अलेक्जेंडर अजंता को देखने फिर क्या हुआ 1854 में खुद आए थे। 1854 में आए इंडिया और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को अपना विवरण भेजा था। ठीक है। अब 1872 और 76 के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे। 1872 से 76 के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो प्राचार्य ग्रिप्स मौधे ने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की और जिन्हें 2 जिल्दों में द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता, खानदेश इंडिया शीर्षक से 1896 ईस्वी में प्रकाशित कराया। 1874 ईस्वी में जेम्स बर्गिश का रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता लेख जो प्रकाशित किसने कराया था, वो भी 1874 जेम्स बर्गिश ने, रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता लेख। हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निदेशक गुलाम यजदानी, ये हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निदेशक थे गुलाम यजदानी। इनने भी अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करवाई थीं। ठीक है, प्रतिकृतियां तैयार करवाई, जिसे निजाम सरकार के पुरातत्व विभाग ने 4 भागों सन 1930 में, 1933 में, 1946 और 1955 ठीक है प्रकाशित कराया था। अब 1954 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1954 ईस्वी में यूनेस्को ने न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया। तो पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, ये रंगीन चित्र थे ठीक है अजंता के, और इसको प्रकाशित यूनेस्को ने करवाया न्यूयॉर्क से कब 1954 को। अजंता की गुफाएं चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम है। ठीक है, देखिए अब देखिए अजंता को विश्व धरोहर सूची में शामिल 1983 में किया गया। कौन करता है ये, यूनेस्को। ठीक है, अजंता म्यूरल्स, ये जो पुस्तक का नाम है अजंता म्यूरल्स, ये लिखी थी अजीत घोष ने। अजंता में 20 रेखा शैलियाँ पाई जाती है। अजंता में कितनी 20 रेखा शैलियाँ पाई जाती हैं। अजंता में भित्ति चित्रण विधान टेम्पेरा, फ्रेस्को शेक्को और मिश्रित विधि तीनों हैं। ठीक है, अजंता में जो भित्ति चित्रण विधान मतलब टेम्पेरा में भी भित्ति चित्रण हुआ है, फ्रेस्को शेक्को में और मिश्रित विधि तीनों में। ठीक है, अब चीनी बौद्ध यात्री युआन च्वांग ने क्या है अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया अजंता में क्या किया, इस पुस्तक में अजंता की प्रशंसा की थी। ठीक है, ये चीनी बौद्ध यात्री था युआन च्वांग। ठीक है, अब शगन सह्याद्री पर्वतमाला की एक शाखा उन्याद्री की पहाड़ियों क्या है कि लगभग 250 फीट ऊंची अर्धवृत्ताकार चट्टान को खोदकर अजंता की गुफा का निर्माण हुआ है। ठीक है, सह्याद्री पर्वतमाला। अच्छा, अब देखते हैं कि 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड के सरकार ने एक कुशल चित्रकार किसे भेजा था, मेजर रॉबर्ट गिल को 1947 में अजंता की प्रतिलिपि बनाने के लिए भेजा गया था। ठीक है, और रॉबर्ट गिल ने कितनी चित्र बनाए थे, अनुकृतियाँ बनाई थी, कितनी अनुकृति या प्रतिलिपि बनाई थी रॉबर्ट गिल ने अजंता की 30। ठीक है, अच्छा अब पहले ये देखते पूरा यहाँ से
कि जो उन्होंने जो 30 अनुकृतियाँ बनाई थी वो जो है लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित हुई। और 1866 ईस्वी में फिर क्या हुआ, भीषण अग्निकांड हुआ जिससे अधिकांश चित्र नष्ट हो गए। उनमें से 30 में से 5 ही बचे थे केवल, ठीक है। अब 1911 ईस्वी में अब क्या हुआ, लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में कुमारी लार्चर, कुमारी ल्यूक और नंदलाल बोस, ठीक है, और असित कुमार हल्दर के वेंकटप्पा और एस.एन. समरेंद्र नाथ गुप्त ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई जो 1915 में प्रकाशित हुई थीं, प्रकाशित हुई। इंडियन सोसाइटी की सहायता से लेडी हैरिंगम की एक पुस्तक अजंता फ्रेस्को, जो लेडी हैरिंगम की पुस्तक है अजंता फ्रेस्को, ये प्रकाशित हुई थी। किसकी सहायता से? इंडिया सोसाइटी की सहायता से, ठीक। 16वीं गुफा के शिलालेख से ज्ञात होता है कि जो 16वीं गुफा है वहाँ पे जो एक शिलालेख है तो उससे क्या पता चलता कि राजा हरिसेन का मंत्री बराहदेव ने इसे खोदने और चित्रण करने की आज्ञा दी थी। 16वीं गुफा सभी गुफाओं के बीच में है, ठीक है। 16वीं गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या है? मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी चित्र के लिए ग्रिप्स महोदय का कहना है कि जो फ्लोरेंस के जो चित्रकार हैं वो इससे अच्छा रेखांकन कर सकते थे। वेनिस के चित्रकार वो अच्छा रंग लगा सकते थे, और किंतु जो दोनों इससे अच्छे ये दोनों जो थे ना, चाहे फ्लोरेंस के चाहे वो चित्रकार थे, लेकिन फ्लोरेंस के जो चित्र बनते थे वो अच्छे रेखांकन के लिए प्रसिद्ध था। वेनिस का जो चित्र थे वो अच्छे रंग के लिए, ठीक है, याद रखना। और तो यही कह रहे हैं कि ये जो चित्रकार दोनों थे, दोनों के चित्रकार चाहे वेनिस को चाहे, लेकिन वो इससे अधिक सुंदर भाव जो है वो भाव अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे, ठीक है। इस चित्र में रेखांकन कर सकते थे, रंग लगा सकते, लेकिन भाव अभिव्यक्ति जो है वो सुंदर नहीं कर सकते थे, ठीक। 16वीं गुफा में बुद्ध के वैराग्य के 4 दृश्य 16वीं गुफा में ही चित्रित है। कौन से? बुद्ध को जो वैराग्य हुआ था ना, वो 4 दृश्य, वो 4 दृश्य कौन था? वृद्ध पुरुष देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था, सन्यासी और शव यात्रा। तो ये चारों चित्र 16वीं गुफा में ही चित्रित है, ओके। चलिए, 17वीं गुफा का निर्माण जो हुआ था वो वाकाटक वंश के राजा हरिसेन, ये राजा हरिसेन वाकाटक वंश के थे। इनके श्रद्धालु मंडलाधिपति ने करवाया था। किसने कराया था? मंडलाधिपति ने, ओके। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, ये गुफाएं दी हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, जैसे 10वीं गुफा के बारे में देखिए, चलिए देखिए 10वीं गुफा के बारे में देखते हैं। 10वीं गुफा आपने पता है चैत्य गुफा है। 5 ही तो चैत्य गुफाएं थी। 9वीं गुफा, 9, 10 और कौन सी थी? 16वीं गुफा और 26 गुफा, नहीं 16 नहीं है, 19वीं गुफा है, ठीक है। गुफा नंबर 19, 26 और 29वीं गुफा, ठीक है। ये जो गुफा है चैत्य गुफा है 5, ठीक है। तो इसमें से देखिए, ये जो 10वीं गुफा के बारे में क्या है, ये चैत्य गुफा है। जातक में कौन सी जातक जो है चित्रित किए गए? छदंत जातक 10वीं गुफा में, और शाम जातक। छदंत और शाम जातक के बारे में ये मतलब चित्रित किए गए हैं यहाँ पे। और राज की शोभा यात्रा को भी चित्रित किया गया है। बौद्ध धर्म की उपासना हेतु राजा का जुलूस, मतलब शोभा यात्रा में राजा जा रहे हैं बौद्ध धर्म की उपासना के लिए। अब देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये अजंता गुफा संख्या 10 का ही चित्र है। बोधि वृक्ष की उपासना, ठीक है। राजा उसका दल दिखाया गया है, वही राजकीय शोभा यात्रा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये ठीक। अब 9वीं
गुफा के बारे में क्या है, 9वीं गुफा भी एक चैत्य गुफा है, ठीक है, ये भी चैत्य गुफा है। और यहाँ पे स्तूप पूजा और 3 छतरियाँ और नाग पुरुष ये चित्रित हैं। और पुरुष को पशुओं को खदेड़ते चरवाहा और आसीन नारी मतलब बैठी हुई स्त्री, यह नमी गुफा का सबसे प्राचीन चित्र माना गया है। नमी गुफा का सबसे प्राचीन चित्र क्या हुआ, आसीन नारी बैठी हुई स्त्री। अच्छा, तो अब क्या हुआ, 3 छतरियाँ और नाग पुरुष ये हो ही गया है। चलिए अब आगे क्या है, तो 9 और 10वीं गुफा के बारे में देख लिया। अब 16वीं गुफा देखते हैं। 16वीं गुफा क्या है, यहाँ पे जातकों के बारे में कौन से जातक चित्रित है यहाँ पे 16वीं गुफा में। देखिए, हस्ती जातक, महाउमंग जातक, महाकपि जातक 16वीं गुफा में, मृग जातक, महाउमंग, महाकपि, मृग जातक, सिंगलावादन की कथा, ये जो आदि जातक चित्रित हैं ये, ठीक है। और मरणासन राजकुमारी, ये भी नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा, माया देवी का स्वप्न, धर्मोपदेश, नंद की दीक्षा, नंद कुमार का वैराग्य, ठीक है। और अजात शत्रु बुद्ध की भेंट, ये वाला चित्र कहाँ मिलेगा, 16वीं गुफा में है। और ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जा चुका है, मरणासन राजकुमारी, ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध का धनुर्अभ्यास, बुद्ध का सम्मोहन, गृह त्याग, सुजाता की खीर, राजगृह की गलियों में भिक्षा पात्र लिए बुद्ध, आषाढ़ में गौतम का प्रथम तपस्या, ये सब किस में आता है, 16वीं गुफा में। ओके, चलिए अब हम सोच रहे हैं ये आपका अजंता गुफा आज फिनिश करा देते हैं, शेष जो है कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये मरणासन राजकुमारी का ये चित्र है, ठीक है, भित्ति चित्र है ये। अब 17वीं गुफा के बारे में, इसमें कौन कौन से जातक कथाओं को चित्रित किया गया, छदंत जातक, वही छदंत जातक जो कि 10वीं गुफा में है, हस्ती जातक, मात्र पोषक जातक, सबसे ज़्यादा जातक कथाओं का जो चित्रण हुआ है वो 17वीं गुफा में हुआ है, याद रखना। तो छदंत जातक, हस्ती जातक, मात्र पोषक जातक, व्योघ्र मृग जातक, श्याम जातक, ठीक है, शिवी जातक, वेशांतर जातक, ठीक है। और शिवी जातक का तो गुफा 1 में भी चित्रण हुआ है, श्याम जातक, वेशांतर, महाहंस, महाकपि, सिंघल वदान जातक, महासेतु सोम जातक, ये सब, ठीक है। अच्छा, और माता पुत्र या राहुल समर्पण, भिक्षुक बुद्ध, एक ही बात है, एक ही नाम है, ठीक है, चाहे भिक्षुक बुद्ध के नाम से आए, राहुल समर्पण या माता पुत्र। और 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश। और नीलगिरी प्रकरण, जीवन क्या है, जीवन कूप, मैत्रेय और मानुषी बुद्ध, श्रावस्ती का चमत्कार, ये किसमें मिलेगा, 17वीं गुफा में। बुद्ध का संघ को उपदेश, महात्मा बुद्ध का संघ को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, ये सब प्रसिद्ध चित्र हैं। चलिए अब देखिए, ये जो है ये 17वीं गुफा का है, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं और इंद्र का अंकन किया गया है। और 17वीं गुफा में ये उड़ती हुई अप्सरा, ये अप्सराएं हैं, ठीक है, कई सारी अप्सराएं हैं और इंद्र हैं, और ये उड़ती हुई अप्सरा दिखाई गई है।
जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 सबसे बाद की है, सबसे नवीन गुफा मानी जाती है 1 और 2। ठीक, जेम्स फर्ग्यूसन ने ये बात बताई थी। ठीक है, अच्छा देखिए, डॉक्टर बर्ड जो मुंबई के पुरातत्ववेत्ता थे, कौन? डॉक्टर बर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मुंबई संग्रहालय को लाभान्वित करने के लिए जनता के चित्रों को बताओ क्षति पहुंचा दी थी। किसको? मुंबई संग्रहालय को लाभान्वित करने के लिए। सन 1903 से 1904 के मध्य 1903 से 4 के मध्य पुरातत्व विभाग ने अजंता के प्रमुख चित्रों के सामने, जो प्रमुख चित्र थे उसके सामने जाली लगवा दी थी। ठीक है, अच्छा 1920 और 1922 के मध्य इटली के जो 1920 और 1922 के मध्य इटली के जो भित्त चित्र विशेषज्ञ बुलाए गए। ठीक है, और अजंता की जो चित्रों की सफाई और संरक्षण करवाया गया। ठीक है, और 1908 में क्या हुआ था, अजंता गुफा में क्यूरेटर की नियुक्ति कर दी गई। और 1956 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता के गुफा चित्रों का संरक्षण कार्यभार जो था ना, संरक्षण किसने संभाल लिया था? वो पुरातत्व विभाग ने। 1976 ईस्वी में अभी तक के सारे शोध और लेखों के आधार पर अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1976 में। अशोक के भित्ति चित्र मिस्र के भित्ति चित्र से साम्यता रखते हैं। अब देखिए, अजंता के भित्ति चित्र में लाल और पीले रंग को अत्यधिक क्या किया गया है? कौन से रंग का अधिक यूज हुआ? लाल और पीले रंग का। और नीले रंग जो है, अजंता में जो नीला रंग यूज हुआ है वो इसे लेपिस लाजुली ईरान फारस से आयातित होता था, मंगाया जाता था। फिर बदख्शा अफ़गानिस्तान से, बदख्शा नामक जगह अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, और जो अजंता के चित्रकार जो है वो संखिया के भस्म से पीला रंग तैयार करते थे। अच्छा, ये जो नीला रंग है ना, वो अजंता के किस गुफा में नीले रंग का यूज किया गया? केवल 2 गुफा याद रखना, गुफा 2 और गुफा 17 में। ठीक है, गुफा 2, गुफा 17 में। चलिए, अजंता गुफा की भित्ति चित्रकारी, अब भित्ति चित्रकारी करने, भित्ति पे बनानी है चित्र, तो उसकी सतह को तैयार करने के लिए क्या करते थे? धान की भूसी, गोंद और गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता था। और अजंता गुफा के चित्र भित्ति पर निर्मित हैं। ठीक है, और रेखा प्रधान है अजंता चित्रकला, रेखा प्रधान। अजंता में श्याम जातक के चित्रों पर जो है श्याम जातक है, लेकिन जो शरीर पे है वो काला रंग दिखाया गया है, और वनवासियों के शरीर में हरा रंग। ठीक है, चलिए, ये जो है ये चित्र ये दिख रहा है भिक्षु, ये गुफा संख्या 6 का है भिक्षु चित्र 6। और ये गुफा संख्या 2 का जो चित्र है, गुफा संख्या 2 के बारे में क्या है देखिए, यहाँ पे जो जातक है महाहंस जातक, पूर्णा बदान जातक और विदुर पंडित इम्पोर्टेंट है, विदुर पंडित पूछे गए हैं, रुरु शांतिवादी जातक। ठीक है, ये भी, और महाहंस जातक गुफा संख्या 2 में। और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध भी कहेंगे, सहस्त्र मतलब 1000। ठीक है, सहस्त्र बुद्ध करके आ चुका है क्वेश्चन, और 1000 बुद्ध। ठीक है, और 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, ये भी आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। और दूषित स्वर्ग, सुनहरे मृग का उपदेश, माया देवी का स्वप्न और बुद्ध का जन्म। ठीक है, तो ये सब याद ऐसे भी लिख के याद करें, बस कर लें। ठीक है, गुफा संख्या 2 में है सुनहरे मृग का उपदेश, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म। ओके, और ये
चित्र जो देख रहे हैं ये गुफा संख्या 2 का है। दो बाएं अंगूठे वाली, ठीक है, बाएं अंगूठा, इसमें दो बाएं अंगूठे वाली रमणी को ये दिखाया गया है। यहाँ पे इस हाथ में दो अंगूठे दिखाए गए होंगे, ठीक है। चलिए अब कितना, चलिए अब थोड़ा सा ही है, कंप्लीट होने वाला है ये। देखिए अजंता गुफा ही ज़्यादा बड़ा था, ये कंप्लीट हो गया, समझो सब कंप्लीट। वो तो सब छोटा छोटा है, छोटी गुफाएं हैं। अच्छा, इसको ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब क्या है, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है, के पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, ये भी एक चित्र है। और अजंता की पहली गुफा का है ये, ठीक है, पहली गुफा में ये चित्रित किया गया है। अजंता की पहली गुफा का निर्माण कब हुआ था? 7वीं सदी में। और दूसरी और देखो लिखा है, दूसरी और 17वीं गुफा में नीले रंग का यूज हुआ है। अजंता के बोधिसत्व पद्म पाड़ी के चित्र में जो अजंता के जो बोधिसत्व पद्म पाड़ी, ये भी जो चित्र है कहाँ, वो गुफा 1 में मिलता है। और इसमें भव्यता और आत्म त्याग के साथ विश्व कल्याण की भावना प्रकट होती है। ठीक यही भावना आपको लियोनार्डो विंसी ने जो चित्रित किया था ना, अंतिम भोज, उसमें ईसा की आकृति में भी दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए पहली गुफा, देखिए इसमें दिया है, 1 सेकेंड, देखिए थोड़ा सा, और बोर हो रहे होंगे पता है, ठीक है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, और हिम्मत रख के थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। और सुनेंगे, खुद पढ़िए, सुनिए, तब जाके ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहली गुफा में जो चित्र है वो शिवी जातक का है, ठीक है, चंपे जातक है। बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी है धर्म चक्र मुद्रा में। कहाँ बनी है? पहली गुफा में। मार विजय, ये चित्र है, पहली गुफा में चित्र है। और मार विजय की अगर मूर्ति पूछी जाए तो वो 26वें गुफा में है, ठीक है, मूर्ति 26वें गुफा। काली राजकुमारी का चित्र है पहली गुफा में, बैलों की लड़ाई, जो क्या शो कर रहा है, रौद्र रस को दिखाता है, बैलों की लड़ाई। और पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर, ठीक है, ये पहली गुफा में है। और नागराज की सभा का भित्ति चित्र मिलेगा, महाजनक का बैराग, नंद और सुंदरी का दृश्य, ठीक। ये गुफा संख्या 1 का पद्मपाड़ी बोधिसत्व पद्मपाड़ी, ठीक, ये दिया है। चाहे बोधिसत्व पद्मपाड़ी बोलो या पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर, ये गुफा संख्या 1 का है, ठीक है। चलिए अब गुफा संख्या 26 में देखिए ये क्या है। ये गुफा संख्या 26 में 2 क्या है, मूर्तियां हैं। मूर्ति की बात करें, वहाँ पे 2 मूर्ति कौन कौन सी मिलती है? मार विजय की और महापरिनिर्वाण की। ये जो मार विजय मूर्ति, ये 2021 में जो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना होता है कि मूर्ति पूछ रहा है या चित्र पूछ रहा है, भित्ति चित्र। तो ये शिल्प का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। तो ये 26 में है 2, कौन सा? मार विजय और महापरिनिर्वाण। देखिए ये मार विजय का चित्र है ये, ठीक है। अच्छा, अब गुफा संख्या 19वीं जो गुफा संख्या वो कैसी है? चैत्य गुफा है, ठीक है। और बुद्ध का चित्र आलेखन मिलेगा यहाँ पे, बुद्ध का चित्र और आलेखन 19वीं गुफा में। चलिए अब क्या है, देखिए गुफा संख्या 11,
11 में ये भी क्या था, 11 जो है चैत्य गुफा है ये 11, और इसमें जो है हस्ती जातक का चित्र है, हस्ती जातक और नंद की कथा, ब्रह व्याकुल रानी और बांध के किनारे कुछ बालक और स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रहे हैं और इस चित्र में एक राक्षस भी अंकित है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 1 मिनट। क्या है, शिवी जातक। देखिए शिवी जातक के अंतिम दृश्य में अग्नि और इंद्र को साधु के रूप में चित्रित किया गया। किसमें, शिवी जातक में, और साधु के रूप में अंतिम दृश्य में इंद्र और अग्नि को साधु के रूप में चित्रित किया गया है। और अजंता की 10वीं गुफा में सुनहरे रंग का यूज हुआ है। सुनहरे रंग का यूज जो है अजंता की 10वीं गुफा में हुआ है। और बरक की कथा अजंता की 16वीं गुफा में है। ठीक है, काली राजकुमारी जो है ये गुफा संख्या 1, और अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में है ये, और राजभवन में रानी ये गुफा संख्या 16 में। ठीक है, तो राजभवन में रानी, ठीक है, गुफा संख्या 16 में। तो इनमें सिंदूरी रंग भरे गए इनके चित्रों में। तो कौन कौन से, काली राजकुमारी और अजातशत्रु की पत्नी और राजभवन में नारी। और ये किस गुफा में, ये याद रखना। ठीक है, तो 1, 2 गुफा, 1 में काली राजकुमारी, 2 में अजातशत्रु की पत्नी है, और 16 में क्या है, राजभवन में नारी। ठीक है, इसमें सिंदूरी रंग का यूज किया गया है। अब पूर्णतः इंद्र की प्रेम कथा अजंता की दूसरी गुफा में है। क्या है, पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा, ये दूसरी गुफा में मिलेगा। अब 3 छतरियों का शीर्ष वाला हर्मिक, 3 छतरियों का शीर्ष वाला पाषाण स्तूप में ये जो होता है उसको हर्मिक कहते हैं, शीर्ष स्थल को, शीर्ष को। ठीक है, 3 छतरियों वाला जो, तो वो अजंता की 9वीं गुफा में है। किसमें है, 9वीं में। अब देखिए अजंता गुफा में भगवान बुद्ध के पीछे आभा मंडल बनाया गया है। ठीक है, अजंता गुफा में सर्वाधिक सुंदर आलेखन कमल वन का क्या हुआ है, कमल वन बनाया गया है। सर्वाधिक सुंदर आलेखन कमल वन का हुआ है। किसका हुआ है, कमल वन का आलेखन हुआ सर्वाधिक सुंदर अजंता गुफा में। 16वीं गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि 16वीं गुफा के द्वार, ये पूछा गया था कि 2 हाथी का उत्कीर्णन किस गुफा में हुआ है, द्वार पर। ठीक है, तो वो हुआ है 16वीं गुफा के द्वार पर। ठीक है, अब अजंता शैली कैसी है, प्रकृतिवादी है। अजंता शैली को पर्सी ब्राउन जो थे उन्होंने बौद्ध कला के नाम से पुकारा, और राय कृष्ण दास ने गुप्त शैली के नाम से। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन ने बौद्ध कला और राय कृष्ण दास ने गुप्त शैली के नाम से। और 10वीं गुफा जो है उसके सामने, 10वीं गुफा के सामने क्या है, सप्त कुंड स्थित है। कौन सा, सप्त कुंड। ठीक है, तो ये लास्ट, बस अब नेक्स्ट बाकी गुफाएं स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया, ये अच्छे से याद कर लेना। और ठीक है, ओके, क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो क्लास को थोड़ा सा लाइक कर देना। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी है क्लास, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो। ठीक है, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करिएगा तो अच्छी बात है। ओके, बाय।